हमारे पास एसेट एक्विजिशन, डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल। देखिए बच्चों, अब तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम बात कर रहे थे अबाउट जर्नल एंट्रीज कि आपके पास जब भी कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है तो इनिशियली वो जर्नल में रिकॉर्ड होती है, जिसे हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज। आज हम बात करेंगे अबाउट नॉन करंट एसेट। जब आप कोई खरीदते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, डेप्रिसिएशन क्या होता है और डिस्पोजल क्या चीज है। हम एक एग्जांपल से बात को शुरू करते हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं कि किसी अकाउंटिंग पीरियड में मेरे बिजनेस का जो टोटल रेवेन्यू है, वो है अराउंड 1 मिलियन रुपीस, यानी कि 10 लाख रुपए। और मैंने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो किए हैं 600,000, यानी कि 6 लाख रुपए के। तो मेरे पास जो पैसे बचे, जिसे मैं कहता हूँ प्रॉफिट, वो मेरे पास आया 4 लाख रुपए। अब मैं कहता हूँ कि 4 लाख रुपए मेरे पास बच गए, तो इस साल में जाके ये करता हूँ कि एक अदर नॉन करंट एसेट यानी कि कोई गाड़ी परचेज कर लेता हूँ। मैं अपने बिजनेस के लिए, हमने एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एसेट्स आपके पास क्या होते हैं, रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी as a result of past event from which future economic benefits are expected to flow। हर वो रिसोर्स जिस पे किसी एंटिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल हो और उस कंट्रोल के नतीजे में उस ऑर्गेनाइजेशन को उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले। फिर हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक करंट एसेट्स, एक नॉन करंट एसेट्स। जिनकी एक्सपायरी 12 महीने या उससे कम होती है वो करंट एसेट्स होते हैं। जिनकी वैल्यू 12 महीने से ज्यादा होती है, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स 12 महीने से ज्यादा के लिए देते हैं, वो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स बन जाते हैं। मैं कहता हूं मैंने एक गाड़ी परचेज कर ली, लेट्स सपोज 3 लाख रुपए की व्हीकल मैंने परचेज कर ली 3 लाख रुपए की। तो मैं यहां से व्हीकल को लेस कर देता हूं, तो फिर मेरे पास बचता है 1 लाख रुपया। सर मैं क्या कहूं, मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, कि अब मैंने ये व्हीकल को यहां से लेस कर दिया 3 लाख रुपए, क्या ये मैंने सही काम किया? तो शायद आज के दिन, अभी तक आपका जवाब होगा कि हाँ आपने सही किया। लेकिन इस लेक्चर के सुनने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि नहीं, ये काम सही नहीं हुआ, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए था। सर क्यों नहीं होना चाहिए था? देखिए सर, मैंने क्या खरीदा है, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल मेरे बिजनेस के लिए क्या है, एक अदद नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट, कोई भी एसेट नॉन करंट एसेट कब बनता है, जब उससे जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने हो वो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए हो। अब वो 2, 3, 4, 5 व्हाटएवर द पीरियड इज, ठीक है। तो फिर सर क्या करें? तो अकाउंटिंग में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रिंसिपल है, जिसे हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को एक दूसरे के साथ मैच करते हुए चलें। जब आपने एक गाड़ी खरीदी, नॉन करंट एसेट खरीदा, आपको इससे बेनिफिट आने वाले 2, 3, 4, 5 साल तक मिलेंगे, तो आप इसके एक्सपेंसेस को भी 2, 3, 4, 5 जितने सालों तक आप इससे बेनिफिट्स लेंगे उतने सालों पे एलोकेट करें। लेट्स सपोज ये गाड़ी है जो मैं अपने बिजनेस में यूज करता हूं फॉर डिलीवरी पर्पस, कस्टमर्स को डिलीवरी पहुंचाने के लिए। अब मैं इस गाड़ी को 4-5 साल तक बिजनेस में यूज करूंगा, तो इसका मतलब मुझे इससे बेनिफिट 4-5 साल तक मिलेंगे। और अगर इसके खर्चे को मैं पूरा 1 साल में चार्ज कर दूं, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी कि जिस साल मैं इसको खरीदूंगा उस साल के मेरे बिजनेस के प्रॉफिट्स तो बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन इससे बेनिफिट्स तो मैं आने वाले सालों में भी ले रहा हूं, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें साल। तो उस साल तो इससे रिलेटेड मेरे पास कोई एक्सपेंस ही नहीं आ रहा होगा। तो मैचिंग प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि आप जिस एसेट से जितने अरसे तक बेनिफिट लें, आप उसके खर्चे को उतने अरसे पे डिस्ट्रीब्यूट करें, तकसीम करें, एलोकेट करें। सर कैसे करें? इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन का। ये जो आप नॉन करंट एसेट के खर्चे को उसकी लाइफ पे एलोकेट करते हैं, इसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन क्या है सर? अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी हुई है अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स में, फ्रेमवर्क में। इट इज द सिस्टमैटिक
allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. सो डेप्रिसिएशन क्या है? ये एक सिस्टमेटिक एलोकेशन है, एक मेथड होता है, एक सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंगली आप एसेट की जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है, डेप्रिशिएबल अमाउंट मींस डेप्रिशिएबल अमाउंट आपके पास कैसे आती है थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। जो आपके पास एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको आप एलोकेट कर दें उस एसेट की लाइफ के ऊपर, जितने अरसे के लिए वो एसेट आपको बेनिफिट देगा उसके डेप्रिशिएबल अमाउंट को आप उसकी लाइफ पे एलोकेट कर दें, ये आपके पास कहलाता है डेप्रिसिएशन। सिंपली लेट्स सपोज मैंने गाड़ी ली 3 लाख रुपए की, मुझे 3 साल तक खर्चा देगी, मैं कहता हूं उसका डेप्रिशिएबल अमाउंट 3 लाख रुपए है, 3 साल तक खर्चा देगी, मैं इसको स्ट्रेट लाइन 3 लाख डिवाइड बाय 3 हर साल 1-1 लाख रुपए का खर्चा चार्ज कर दूं या किसी और मेथड से कर दूं, वो आगे की बात है, हम फिलहाल सिंपलिसिटी की बात करते हैं। तो जो बेसिकली मुद्दा डेप्रिसिएशन का आपके पास क्या है? डेप्रिसिएशन का मसला ये है कि आपके पास जो नॉन करंट एसेट आप खरीदते हैं इसकी कॉस्ट को, इसके एक्सपेंस को आप एलोकेट कर देते हैं जितने अरसे के लिए आप इससे बेनिफिट ड्राइव करेंगे। अगर मैं आपको सादा लफ्जों में मजीद समझाने की बात करूं तो बेसिकली डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज को डेप्रिशिएट करना, कम करना। इट इज द रेसिप्रोकल या रिवर्सल ऑफ एप्रिसिएशन। जब हम किसी की तारीफ करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, उसको हम कहते हैं आपने इसको एप्रिशिएट किया। लेकिन जब किसी चीज में कमी वाक़ई होती है हम कहते हैं इसे हमने डेप्रिशिएट किया। सो डेप्रिसिएशन करने की वजह क्या होती है? हम करते क्यों है डेप्रिसिएशन? लेकिन डेप्रिसिएशन करने की वजह ये होती है, दो फैक्टर्स हैं जो आपको मजबूर करते हैं कि आप अपने एसेट को डेप्रिशिएट करें। एक कहलाते हैं आपके पास फिजिकल फैक्टर, एक आपके पास कहलाते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर। सर अब ये फिजिकल फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? सर फिजिकल फैक्टर से मुराद जो एसेट है मेरे पास उसकी फिजिकल कंडीशन में कुछ ऐसी तब्दीली आ जाए, चेंज आ जाए कि मुझे उसकी वैल्यू में कमी दिखानी पड़े। इसमें आपके पास क्या-क्या चीजें आ सकती हैं? वेयर एंड टेयर और रस्ट। लेट्स सपोज मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ, 0 मीटर गाड़ी परचेज करता हूँ, मैं निकलता हूँ रोड पे चलाने के लिए। अब लाजमी बात है जब गाड़ी सड़क पे चलेगी तो आपको पता है हमारे सड़क पे हाल क्या है, हमारे यहाँ ट्रैफिक के कितने मसले मसाइल हैं। तो लाजमी बात है जब वो चीज सड़क पे चलेगी तो उसकी कंडीशन में कुछ ना कुछ खराबी वाक़ई होगी, एक्सीडेंट भी करेगी, डेंट पेंट भी लगेगा, डैमेज भी होगी आपके पास, और साथ साथ आपके उसकी जो फिजिकल कंडीशन है, उसकी जो इंजन की कंडीशन है उसमें भी आपके पास उसकी कंडीशन में वेयर एंड टेयर वाक़ई होगा। तो आपको लाजमी बात है जब आपने एक चीज खरीदी थी उसकी जो वैल्यू थी खरीदते टाइम और जब आपने उसको इस्तेमाल कर लिया तो आपके पास उसकी वैल्यू में जो कमी वाक़ई हुई तो उसके लिए आपको उसको वैल्यू को कम करने के लिए डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। भाई एक चीज मैंने 1 साल पहले खरीदी थी, 1 साल तक चलाई थी, तो क्या आज इसकी सेम वैल्यू होगी जो 1 साल पहले थी? लाजमी बात है नहीं होगी। दूसरी बात इसमें आती है रस्ट। भाई मैंने गाड़ी तो खरीद ली दिल बड़ा करके, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसे सड़क पे ले जाके निकालूं, तो मैंने उसको अपने घर के पार्किंग में, गैराज में कपड़ा शपड़ा डाल के खड़ा कर दिया है। लेकिन सर अब मसला ये है कि गाड़ी खड़ी है, ऊपर धूप भी लगती है, पानी भी गिरता है, मट्टी भी लगती है, बड़े बड़े जंग भी लग रहा है। तो 1 साल बाद जब मैं उसको उठा के देखूंगा तो उसकी कंडीशन वैसी नहीं होगी जैसी शायद 1 साल पहले थी। तो इट मींस उसकी वैल्यू में कमी वाक़ई हो गई। इस कमी को मैं कैसे इनकॉर्पोरेट करूंगा? थ्रू डेप्रिसिएशन। दूसरी मैंने आपसे बात की इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर से मुराद आपके पास किसी भी एसेट की आपके पास जब आप यूज करते हैं तो टेक्नोलॉजीज आपके पास ऑब्सोलीट हो जाती हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं आईफोन 14 मैंने ले लिया, आईफोन 14 प्रो मैक्स मैंने ले लिया 4-5 लाख रुपए का। अब जैसे ही इसके बाद एक नया मॉडल आता है तो पुराने वाले की वैल्यू में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है, तो वो उतने का नहीं रहता जितने का इनिशियली आया होता है। तो सर ये वैल्यू में चेंज आ गई आपके पास, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई आपके पास। या फिर कभी-कभी आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास एसेट्स आपके बिजनेस के इस्तेमाल के लिए इनएडिक्वेट हो जाते हैं, नाकाफी हो जाते हैं। लेट्स सपोज मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास एक प्लांट था जिस पे मैं प्रोडक्शन करता था, डेली 100,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता था। कुछ अर्से बाद मेरा बिजनेस एक्सपैंड करने लगा, ग्रो करने लगा, अब मेरी डिमांड 100,000 से बढ़ के 1.5 लाख यूनिट्स की हो गई।
तो अब वो ये प्लांट मेरे लिए इनएडिक्वेट हो गया, नाकाफी हो गया। अब मुझे या तो उसकी कैपेसिटी को एक्सपेंड करना पड़ेगा या उसे रिप्लेस करके बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा। तो इट मींस ये फैक्टर्स हैं जो मुझे मजबूर करते हैं किसी भी एसेट को डेप्रिशिएट करने। ये तो हो गई एक बात। सर फिर जब मैं एसेट खरीदता हूँ, एक्वायर करता हूँ, तो मैंने कहा मैं उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करता, तो मैं क्या रिकॉर्ड करूँ? मैं उसे करता हूँ अपनी बुक्स में एज एन एसेट रिकॉर्ड। हमने जर्नल एंट्रीज में पढ़ा कि हम फर्नीचर खरीद रहे थे। जब हम फर्नीचर खरीदते थे तो हम अपने पास एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते थे, फर्नीचर को बुक करते थे। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके पास 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने पढ़े, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें से ये जो 3 शुरू के आपके पास हैं, ये आपके पास कहलाते हैं बैलेंस शीट आइटम। ये आपके पास कहलाते हैं बैलेंस शीट यानी कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पे आपके पास ये 3 चीजें आती हैं, जबकि ये तो आपके पास इनकम और एक्सपेंस हैं, ये आपके पास कहलाते हैं, ये दोनों P&L आइटम, यानी कि ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, ये आपके पास कहलाते हैं P&L आइटम्स। तो सर जब भी मैं कोई एसेट खरीदता हूँ, एसेट एक्वायर करता हूँ, तो क्योंकि ये बैलेंस शीट आइटम है तो इनिशियली मैं उसे अपने पास बैलेंस शीट पे रिपोर्ट करता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने जनवरी 1 2016 पे एक एसेट एक्वायर किया। ऑन जनवरी 1 2016 कंपनी एक्वायर्ड a plant for rupees 100,000। तो सर इसकी मुझे अगर अकाउंटिंग करनी हो तो मैं इसकी अकाउंटिंग कैसे करूंगा? इनिशियली जनवरी 1 2016 मैं अपनी बुक्स में एक एंट्री रिकॉर्ड करूंगा। मेरी बुक्स में एक एंट्री आ जाएगी प्लांट अकाउंट डेबिट और मेरा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। अब सर अगर इस दिन मैं आपसे कहता हूं कि मैं अपने पास अगर बैलेंस शीट बना रहा होता तो मेरे पास बैलेंस शीट पे मेरी बैलेंस शीट पे जनवरी 1 2016 पे एक अदद नॉन करंट एसेट आ जाता प्लांट के नाम से। जनवरी 1 2016 एक अदद नॉन करंट एसेट आ जाता मेरी बैलेंस शीट पे प्लांट, जिसका अमाउंट होता 1 लाख रुपए। अब सर जब मैंने डे 1 पे एसेट एक्वायर किया, परचेज किया, तो मैंने इनिशियली इसको अपने पास रिकॉर्ड किया एज एन एसेट। और जब मैं बैलेंस शीट बनाता तो बैलेंस शीट पे मेरे पास एसेट की एक वैल्यू आ जाती प्लांट की
1,00,000 जनवरी 1 2016 को। अब मैं आगे की बात अगर आपको बताऊं, आगे की इंफॉर्मेशन हम बात कर ले कि आपके पास हमने डेप्रिसिएशन की बात की। अब मुझे क्या करना है, मैं जैसे जैसे इस एसेट को यूज करता जाऊंगा मुझे इसको डेप्रिशिएट करने की जरूरत पेश आएगी, इसको डेप्रिसिएशन करने की जरूरत पेश आएगी। सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होती है आपको मैंने बताया, इट इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। किसी भी एसेट की जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है, तो हम पहले बात करते हैं कि ये डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है। देखिए सर, डेप्रिशिएबल अमाउंट के बारे में ये बात समझ लीजिए। डेप्रिशिएबल अमाउंट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। डेप्रिशिएबल अमाउंट आपके पास, डेप्रिशिएबल अमाउंट से मुराद वो अमाउंट जो डेप्रिसिएशन होने के काबिल है। डेप्रिशिएबल अमाउंट का आपके पास फार्मूला कुछ इस तरह से है, डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस इट्स स्क्रैप वैल्यू, या जिसे हम सैल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। देखिए सर, मैंने एक एसेट खरीदा 1,00,000 रुपए का, जिसकी लाइफ है 5 साल। अब ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि 5 साल बाद जब इसकी लाइफ एंड हो जाएगी तो ये मुझे कुछ भी पैसे नहीं देके जाएगा। सर कुछ ना भी देके जाए तो कम से कम मुझे जो एक स्क्रैप वैल्यू, जो मैं कहता हूँ रद्दी वाला कबाड़ी वाला, किलो के हिसाब से कुछ ना कुछ पैसे तो इसके मुझे दे जाएगा। तो अगर मैं 1,00,000 रुपए का एसेट खरीदता हूँ और मैं कहता हूँ 5 साल में इसको इस्तेमाल करूंगा, 5 साल के बाद ये मुझे 10,000 रुपए दे जाएगा, 10,000 रुपए इसकी स्क्रैप वैल्यू है। तो सर मेरी जेब से नेट गया कितना, 1,00,000 गया, जिसमें से 10,000 मुझे वापस रिफंड हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो नेट मेरी जेब से कितना पैसा लगा इस एसेट पे, 90,000। और ये 90,000 रुपीस मेरी क्या कहलाएगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट। 90,000 रुपीस मेरी क्या कहलाएगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है सर, ये एक सिस्टमैटिक एलोकेशन है। इसके 4-5 मेथड्स हैं जो आप अपनी आगे की स्टडीज में पढ़ेंगे। अभी हम फॉर द पर्पस ऑफ सिंपलिसिटी एक बेसिक मेथड के बारे में बात करते हैं जो कहलाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। कि आपके पास जो भी डेप्रिशिएबल अमाउंट आता है किसी भी एसेट का, आप उसको स्ट्रेट ओवर द लाइफ ऑफ एसेट डिवाइड कर दें। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैंने ये एसेट एक्वायर किया 1,00,000 रुपए का, इसकी स्क्रैप वैल्यू मेरे पास थी, स्क्रैप वैल्यू मेरे पास थी 10,000 और इसकी लाइफ मेरे पास थी 4 इयर्स। तो अब जब 31 दिसंबर 2016, जनवरी 1 2016 पे मैंने ये एसेट एक्वायर किया, 31 दिसंबर 2016 जब ये एसेट मेरे पास अपनी जिंदगी का 1 साल गुजार चुका होगा, अपनी उम्र का 1 साल बिता चुका होगा, तो मेरे पास मुझे इसको डेप्रिशिएट करने की जरूरत आएगी। मैं कहता हूँ मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि मैं डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से फॉलो करता हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करता हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस इट्स स्क्रैप वैल्यू, यानी कि डेप्रिशिएबल अमाउंट, उसको आप डिवाइड कर दें एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। अगर मैं अपनी एग्जांपल को ही यहाँ पे लूं तो अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना हो, डेप्रिसिएशन फॉर 2016 का अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना हो तो मेरे एसेट की कॉस्ट कितनी है, 1,00,000 रुपए, माइनस मैंने कहा इसकी स्क्रैप वैल्यू है 10,000 रुपए, और लाइफ मैंने अज्यूम की 4 इयर्स। तो मेरे पास 2016 का डेप्रिसिएशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, डेप्रिसिएशन मेरे पास 2016 का कुछ ऐसे आ जाएगा, साल 2016 का डेप्रिसिएशन मेरे पास आ जाएगा 22,500 रुपए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 1 साल इस एसेट को इस्तेमाल कर लिया, तो मैंने आपसे क्या कहा, डेप्रिसिएशन आप जब एसेट को इस्तेमाल करें, जितने अरसे के लिए एसेट आपके बिजनेस में यूज हो, उतने अरसे तक आपने क्या करना होता है, अपने पास इस एसेट को एक्सपेंस आउट करना होता है।
अब 4 साल लाइफ हो गई, 1 साल इस एसेट की लाइफ का गुजर गया मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा 31 दिसंबर 2016 पे अपनी बुक्स में एक एंट्री रिकॉर्ड करूंगा। अब क्योंकि 1 साल तक मैंने इस एसेट को यूज किया तो 1 साल का खर्चा मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत होगी। 1 साल का खर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया, कितना आया 22,500। अगर आपको नजर आ रहा हो 22,500 मेरे पास 1 साल का खर्चा आ गया। अब मेरे पास ये खर्चा जो आया डेप्रिसिएशन, ये मेरे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। इसका नेचर क्या है मेरे बिजनेस के लिए, एक्सपेंस। तो मैं अपने पास एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा जिसका मैं नाम रखता हूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसको मैं कर दूंगा डेबिट विद द अमाउंट 22,500। सर हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी कि हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। तो सर 22,500 से मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर लिया। सर अब मेरे पास के नतीजे में क्रेडिट क्या होगा? सर जहां मेरे पास एसेट यूज हुआ तो एसेट की वैल्यू में कमी वाकई हुई, तो मेरे एसेट को मुझे कम करना है। एसेट को कम करते हैं तो एसेट होता है क्रेडिट। लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम बजाय एसेट को क्रेडिट करने के एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्रिएट करते हैं। कॉन्ट्रा एसेट से मुराद यही है कि जो एसेट की वैल्यू को कम करे, ठीक है। और उस कॉन्ट्रा एसेट का नाम मेरे पास होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास हो जाएगा क्रेडिट। सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करता क्या है? सर ये बैलेंस शीट पे मेरे एसेट की वैल्यू को कम करता है। बैलेंस शीट पे मेरे एसेट की वैल्यू को कॉन्ट्रा करता है, नेट करता है। कैसे सर? अभी मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन अगर दिखाऊं तो मेरे पास अब 31 दिसंबर 2016 ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2016 ईयर एंड पे जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरे पास प्लांट की कॉस्ट कितनी थी? सर 1 लाख रुपए थी। और अब क्योंकि 1 साल गुजर चुका तो मैं इसमें से लेस करता हूं। यहाँ पे मुझे दिखाना पड़ता है लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर साल के शुरू में पहला दिन था तो एसेट मेरे पास यूज ही नहीं हुआ था, तो कोई डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ था। कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ था तो जीरो डेप्रिसिएशन था। आज साल गुजर गया, 1 लाख का एसेट खरीदा था जिसमें से 22,500 का क्योंकि इस्तेमाल हो गया तो मेरे पास 22,500 से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और जब एसेट की कॉस्ट में से मैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्टेंट फिगर आता है उसको मैं कहता हूं बुक वैल्यू। उसको मैं कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू कहता हूं। सर बुक वैल्यू से क्या मतलब है? बुक वैल्यू से मतलब वो वैल्यू एसेट की जो मेरी बुक्स में आ रही हो। बुक से मुराद मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही हो। तो सर जब पहले 1 जनवरी 2016 जब मैंने एसेट खरीदा था तो उस दिन तो इसका नया एसेट था, कोई डेप्रिसिएशन नहीं था। तो पूरी की पूरी जो इसकी वैल्यू है वो मेरे पास 1 लाख रुपए ही आ रही थी। लेकिन सर जैसे ही 1 साल गुजरा, 1 साल गुजरने के बाद जब मैंने ये 22,500 का इस्तेमाल कर लिया तो अब इसकी वैल्यू 1 साल गुजरने के बाद कितनी बच गई? 77,500। तो सर वही बात शुरू में जो हमने कही कि जब आप एसेट खरीदते हैं तो क्योंकि उससे बेनिफिट आपको 2, 3, 4, 5 साल तक मिलना होता है तो आप ग्रेजुअली जितने साल तक उससे बेनिफिट लेते हैं उतने साल तक ही इसको आप अपनी बुक्स में एक्सपेंस आउट करते हैं। तो पहले साल के एंड पे मैंने 22,500 से इस एसेट को डेप्रिशिएट किया तो मेरे पास इस एसेट की वैल्यू 31 दिसंबर 2016 पे मेरी बुक्स में आ गई 77,500। सर इसी तरह जब दूसरा साल गुजरेगा 31 दिसंबर 2017 आएगा, फिर 1 साल पूरा गुजर जाएगा, फिर मैंने एसेट को यूज किया होगा, फिर मुझे उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना होगा। सर डेप्रिसिएशन की एंट्री हर साल सेम और स्ट्रेट लाइन मेथड अगर आप यूज करें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा भी हर साल सेम आएगा। हाँ अनटिल अनलेस कि आपके एस्टिमेट्स में कोई तब्दीली आ जाए। एस्टिमेट्स में तब्दीली से मुराद कि आपकी स्क्रैप वैल्यू और लाइफ में कोई चेंज आ जाए। तो जब 31 दिसंबर 2016 आएगा तो मैं अपने पास दोबारा से एक सेम एंट्री रिकॉर्ड करूंगा 31 दिसंबर 2017 पे। मैं अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को करूंगा डेबिट
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को करूंगा क्रेडिट 22,500 से। तो सर जब 31 दिसंबर 2017 पे मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन आ जाएगी कि मेरे पास एसेट की वैल्यू हो जाएगी, कॉस्ट 1 लाख रुपए थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब मेरा लेस हो जाएगा। अब 2 साल गुजर गए, 2 साल तक मैंने इसको चलाया, 2 साल तक डेप्रिशिएट किया। और वर्ड एक्यूमुलेट का मतलब ही यही होता है जमा करना। तो सर 22,500 का ये 2016 में डेप्रिशिएट हुआ, 22,500 का ये 2017 में डेप्रिशिएट हुआ। तो 2 साल के एंड तक मैंने एसेट को टोटल 45,000 का यूज कर लिया। 2 साल के एंड तक मैंने इसको 45,000 का यूज कर लिया। तो 2 साल के एंड पे मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही होगी मेरी बुक्स में वो 55,000 की आ रही है। 22,500 का मैंने इसको 1 साल इस्तेमाल किया, 22,500 का मैंने इसको दूसरे साल इस्तेमाल किया। तो मेरे पास 2 साल के एंड पे ये अपने पास मेरी बुक में 55,000 का आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो देखें ग्रेजुअली जैसे जैसे एसेट की लाइफ बढ़ती जा रही है उसकी वैल्यू में कमी वाक़ होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं उसको इस्तेमाल करता जा रहा हूं मैं अपनी बुक्स में उसको एक्सपेंस आउट करता जा रहा हूं। सर फिर क्योंकि इसकी लाइफ 4 साल थी तो मैंने एक और साल तीसरे साल इस्तेमाल किया। 2018 मेरे पास एंड हुआ होगा तो 31 दिसंबर 2018 पे मैं अपने पास एक और एंट्री रिकॉर्ड करूंगा। 31 दिसंबर 2018 मैं अपनी बुक्स में एक और एंट्री रिकॉर्ड करूंगा और सेम एंट्री, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री सेम होती है और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो एक्सपेंस भी सेम आएगा। और फिर जब मैं अपने पास बैलेंस शीट बना रहा हूंगा 31 दिसंबर 2018 पे तो मेरे पास एसेट की वैल्यू वही अब मेरे पास आ जाएगी 100,000 जो इसकी कॉस्ट थी। और सर अब क्योंकि 3 साल गुजर गए एक्यूमुलेट करूंगा तीनों सालों का डेप्रिसिएशन तो इसका टोटल मेरे पास आ जाएगा 67,500, यानी कि 3 साल तक मैंने इसको 67,500 का यूज कर लिया। तो मेरे पास तीसरे साल के एंड पे एसेट की लाइफ के तीसरे साल के एंड पे इसकी जो बुक वैल्यू बचेगी वो बचेगी 32,500। सर फिर चलता जाऊंगा मैं, चौथा साल आ जाएगा 31 दिसंबर 2019। इस एसेट की वैल्यू का, इस एसेट की लाइफ का आखिरी साल होगा। मैं अपने पास एक और एंट्री रिकॉर्ड करूंगा अपनी बुक्स में। 31 दिसंबर 2019 पे मेरे पास सेम एंट्री आएगी विद द सेम अमाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 22,500। सर फिर 31 दिसंबर 2019 आएगा मेरे पास। 31 दिसंबर 2019 पे जब मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा, इस एसेट को जब मैं अपनी बुक्स में शो कर रहा हूंगा तो सर फिर सेम एंट्री, मैंने इसको 1 लाख का खरीदा था। अब 4 साल मैंने इसको चला दिया। 4 साल का जब मैं डेप्रिसिएशन 22,500 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 90,000। तो देखिए सर इसकी जो डेप्रिशिएबल अमाउंट थी 90,000 वो 4 साल में जाके पूरी हो गई जो इसकी लाइफ थी। हर साल ये 22,500 से 22,500 से डेप्रिशिएट होता रहा। पहले साल के एंड पे 22,500, दूसरे साल के एंड पे 45, तीसरे साल के एंड पे 67,500 और देन 90,000। और फिर जो इसकी वैल्यू बचेगी चौथे साल के एंड पे सर वही बचेगी जो कि इसकी स्क्रैप वैल्यू है, जो कि इसकी साल्वेज वैल्यू थी 10,000 रुपए। यानी कि अब मैं इस एसेट को उठाऊंगा अपनी बुक से और इसको बेच दूंगा और जो स्क्रैप वैल्यू है 10,000 रुपए वो मुझे मिल जाएगी। तो मेरे पास आप अगर देखें तो इसकी एसेट की जो मैंने जनवरी 1 2016 पे 1 लाख का खरीदा था, वैल्यू ग्रेजुअली कम होते होते चौथे साल के एंड पे 10,000 पे पहुंच गई जो कि इसकी स्क्रैप वैल्यू। तो सर ये हमारे पास अकाउंटिंग है फॉर नॉन करंट एसेट एक्विजिशन और डेप्रिसिएशन। आई होप आप उसको अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। टिल देन अल्लाह हाफिज।